एक माँ जिसने अपने 5 बच्चों को बाथटब में डुबाकर मार डाला था। यह घटना 20 जून 2001 की है, जब अमेरिका की रहने वाली एंड्रिया येट्स ने अपने 5 बच्चों को सिर्फ इसलिए बाथटब में डुबाकर जान से मार दिया क्योंकि उसके अनुसार वो शैतान को धरती पर वापस आने से रोकना चाहती थी और अपने बच्चों को शैतान से बचाना चाहती थी। अपने बच्चों को मारने के बाद येट्स ने 911 पर कॉल किया और पुलिस को बुलाया। वो तब तक अपने बच्चों के लाश के साथ बैठी रही जब तक कि पुलिस वहां नहीं आ गई। एंड्रिया येट्स अपने किशोरावस्था से ही मेंटल प्रॉब्लम्स से जूझती रही थी। एक टीनेजर के रूप में वह अपने आप को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता रखने वाली लड़की थी और जब वह बड़ी हो गई तब यह पाया गया कि वह एक डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज बन गई थी। समय के साथ उसकी बीमारी में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अपने चौथे बच्चे ल्यूक के जन्म के बाद येट्स की मानसिक बीमारी फिर से उभर आई। हालांकि उसे हमेशा ही अपनी मानसिक बीमारी को कंट्रोल में रखने की दवाएं खानी पड़ती थी, लेकिन 12 मार्च 2001 को अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने दवाएं लेनी बंद कर दी थी, जिससे उसका अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रहता था और फिर उसने 20 जून 2001 को अपने बच्चों की हत्या कर दी। उसके अपराध और उसके बाद होने वाली अदालती कार्रवाई ने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्याय प्रणाली को बहुत प्रभावित किया। जनवरी 2007 से येट्स एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही रहस्यमय और अनोखी घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, पिछले 30 सालों में धरती का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव यानी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल तेजी से अपनी जगह बदल रहा है। इसका हमारे नेविगेशन सिस्टम पर असर पड़ रहा है। दरअसल चुंबकीय प्रभाव पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली धातुओं के बहाव के कारण पैदा होता है। इसी बदलाव के कारण जो दिशा सूचक यंत्र पहले कभी कनाडा पर उत्तरी ध्रुव का संकेत देते थे, अब वे साइबेरिया की ओर यह संकेत देते हैं। आज से 7,80,000 साल पहले उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ने पूरी तरह से अपनी जगह को आपस में बदल दिया था। हाल के कुछ सालों में जहां कनाडा के नीचे का क्षेत्र कमजोर हुआ, तो वहीं रूस के नीचे का क्षेत्र कुछ ताकतवर हो गया और इसका नतीजा है कि उत्तरी ध्रुव कनाडा से साइबेरिया की ओर खिसकने लगा है। इस असर को ऐसे समझें, अगर आपको अपने एरोप्लेन से केवल दिशा सूचक यंत्र के सहारे दिल्ली से उत्तर कनाडा की ओर जाना हो, तो आप रूस के साइबेरिया के आसपास पहुंच सकते हैं। दिशा सूचक यंत्र ही सदियों से नाविकों को सुदूर समुद्री यात्राओं में दिशा बताने का सहारा रहा है। पिछले 20 से 30 सालों में यह बदलाव बहुत तेज हो गया है। हमें अपने दिशा सूचक यंत्र के संकेतों के अर्थ में बदलाव करने होंगे, लेकिन अब दिशा सूचक यंत्र का उपयोग नहीं होता या बहुत कम होता है। उसकी जगह दुनिया भर में नेविगेशन सिस्टम ने ले ली है। अब हमारे नेविगेशन सिस्टम में और जल्दी बदलाव करने होंगे। ये नेविगेशन सिस्टम हमारे मोबाइल के मैप के ऐप पर आधारित है। नंबर 3, दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां सारे लोग एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रहते हैं। सिर्फ एक दूसरे के ही नहीं, सभी लोगों के मकान एक ही सड़क के अगल बगल बने हैं और बाकी का गांव सिर्फ खूबसूरत खेतों से भरा है। हम बात कर रहे हैं पोलैंड के सुलोसोवा गांव की। ये गांव क्राकोव शहर से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ करीब 6,000 लोग रहते हैं। इस गांव की ये खासियत है कि यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ एक ही रोड के अगल बगल रहते हैं। खेतों के बीच से एक 9 किलोमीटर लंबी सड़क निकलती है और उसके दोनों साथ लोगों के मकान गुच्छे में लिपटे अंगूरों की तरह नजर आते हैं। नंबर 4, दिसंबर 1971 को जूलियन कोपक लांसा फ्लाइट 508 पर सवार थी। पेरू में इस विमान के ऊपर बिजली गिर गई थी और ये विमान अमेजन के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में 92 लोग सवार थे, लेकिन जूलियन एकमात्र बचने वाली शख्स थी। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो विमान से 2 मील दूर जा गिरी थी। इसके बावजूद वो अपनी सीट से बंधी हुई थी, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई थी।
जूलियन की कॉलर बोन टूट गई थी, उनके दाहिने हाथ में चोट लगी थी और उनकी आंखों पर भी चोट लगी हुई थी। जूलियन गंभीर चोट लगने के बावजूद 10 दिनों तक अमेजन के जंगलों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करती रही और उन्होंने एक स्थानीय झोपड़ी में शरण ली। इससे पहले वो भूख से तड़पती रही और मच्छरों ने जमकर उसे काटा। उसकी हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके हाथ में कीड़े पड़ गए थे। उसने अपने पिता की सलाह को याद करते हुए उस पर पेट्रोल डाला और उन्हें अपने हाथ से अलग किया। अंत में जूलियन को मछुआरों ने खोजा और फिर वो वहां से वापस अपनी जगह लौट पाई। इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच करने वाले लोगों ने पाया कि खतरनाक मौसम की वजह से ये हादसा हुआ था। नंबर 5, हम सभी ने कभी न कभी छाते का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ज्यादातर लोग आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरसात से बचाने वाला यह छाता आखिर अस्तित्व में कैसे आया? छाता, जिसे छतरी के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे अम्ब्रेला कहा जाता है। अम्ब्रेला लैटिन भाषा के शब्द अम्ब्रा से बना है, जिसका अर्थ छाया होता है। मौजूदा समय में बाजार में कई तरह के छाते आसानी से मिल जाते हैं। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो छाता करीब 4000 साल पुराना है। यह उस दौर का है जब ऐसा माना जाता था कि यह सिर्फ महिलाओं के इस्तेमाल करने की चीज है। माना जाता है कि मिस्र, ग्रीस और चीन जैसे देशों में कई वर्षों पहले से धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात का सबूत कई प्राचीन कलाकृतियों में भी देखने को मिला है। बात करें आम लोगों तक छाते को पहुंचाने की, तो इसका श्रेय जोनस हैनवे नाम के एक अंग्रेज व्यापारी को जाता है, जो साल 1750 के दौरान 12 महीने अपने साथ छाता रखकर घूमा करते थे। उनकी इस आदत की वजह से लोग जोनस का मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन फिर बाद में लोगों को धीरे धीरे छाते का महत्व समझ आने लगा और यह आम लोगों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाने लगा। 1850 के दौरान छातों को नया लुक देने की शुरुआत हुई। पहले जहां पुरुषों के लिए सिर्फ काले रंग का छाता बनाया जाता था, वहीं उस दौरान महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग रंगों के छाते बनाए जाने लगे। नंबर 6, जेफरी बुश को अपने ही घर में गायब हुए 10 साल से ज्यादा समय हो गया और उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। 37 वर्षीय शेफनर फ्लोरिडा में अपने घर पर बिस्तर पर सो रहे थे। तभी उनके चारों ओर जमीन धंस गई, जिससे वह एक विशाल सिंक होल में समा गए। 28 फरवरी 2013 की रात को उनके भाई जेरेमी ने एक जोरदार आवाज सुनी और जेफरी के कमरे में भागे, लेकिन अपने भाई के बिस्तर के स्थान पर एक विशाल गड्ढा पाया। जेरेमी अपने भाई को बचाने के लिए बेताब होकर गड्ढे में कूद गया, लेकिन उसे तुरंत सुरक्षित बाहर खींच लिया गया क्योंकि उसके आसपास की जमीन लगातार धंस रही थी। उन्होंने उस समय द गार्जियन को दी अपने इंटरव्यू में बताया, फर्श अभी भी अंदर गड्ढे की ओर झुक रहा था और गंदगी अभी भी नीचे जा रही थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं अपने भाई को बचाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। कुछ ही मिनटों में स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारी आ गए और इंजीनियरों ने जेफरी के संकेतों को पकड़ने की कोशिश करने के लिए गड्ढे में एक माइक्रोफोन डाला, लेकिन उन्हें शेफनर को खोजने में कामयाबी नहीं मिली। इस दुखद घटना के बाद इंजीनियरों ने उस जगह का आकलन किया और निर्धारित किया कि सिंक होल लगभग 20 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा था। अस्थिर जमीन और आगे ढहने की संभावना के कारण पूरे घर को ध्वस्त कर दिया गया। भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सिंक होल वाली जगह को बजरी और सीमेंट से भर दिया गया था। आज 10 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी शेफनर का कोई पता नहीं चल पाया और उन्हें मृत मान लिया गया है। नंबर 7, 2007 में एक व्यक्ति के बारे में एक आश्चर्यजनक बात पता चली, जिसके मस्तिष्क का 90% हिस्सा गायब होने के बावजूद वह सामान्य रूप से जीवन जी रहा था। यह मामला जिसने बड़े बड़े डॉक्टर्स को हैरान कर दिया था, तब से ह्यूमन ब्रेन के लचीलेपन और अपने आप को एडेप्ट करने की हमारी समझ के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट विषय बना हुआ है। वह 44 वर्षीय फ्रांसीसी व्यक्ति अपने बाएं पैर में हल्की कमजोरी का अनुभव कर रहा था। तब वो डॉक्टर के पास गया। उसे अपनी खोपड़ी के भीतर की इस अजीबोगरीब स्थिति का कोई अंदाजा नहीं था। आगे की जांच करने पर डॉक्टर यह जानकर हैरान रह गए कि आदमी के मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा लिक्विड में बदल गया था।
जिससे ब्रेन टिश्यूज की केवल एक पतली परत बची थी, जिसे हाइड्रोसिफलस के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा फ्लूइड उस व्यक्ति के ब्रेन में बचपन से ही धीरे धीरे बढ़ रहा था। आश्चर्यजनक रूप से इस गंभीर कमी के बावजूद वो आदमी नौकरी करता था, उसकी पत्नी और बच्चे भी थे और वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। इस बात से बड़े बड़े डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि उस व्यक्ति का मामला, जिसके मस्तिष्क का 90% हिस्सा गायब है, इतनी अजीबोगरीब स्थिति में भी ह्यूमन ब्रेन की विपरीत परिस्थितियों में काम करने का एक अनोखा उदाहरण है। नंबर 8, आमतौर पर चिकन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में किसी डिश की तस्वीर घूमने लगती है, लेकिन यहाँ हम खाने वाले चिकन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ हम चिकन गन के बारे में बात करने जा रहे हैं। शायद आप में से बहुत से लोग इस गन के बारे में नहीं जानते होंगे। दरअसल चिकन गन का इस्तेमाल हवाई जहाज के इंजन की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। हवाई जहाज के लिए इंजन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। यही कारण है कि एक हवाई जहाज में एक से ज्यादा इंजन होते हैं। एक से ज्यादा इंजन होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर कोई एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरा इंजन काम करता रहे और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। अब सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जब हवाई जहाज उड़ान भरता है और धरती से आसमान की तरफ जा रहा होता है, तो कुछ पक्षी हवाई जहाज के इंजन की तरफ आकर्षित होते हैं और सीधे इंजन के पंखे से टकरा जाते हैं। इसी वजह से हवाई जहाज का इंजन खराब हो जाता है। जब इंजीनियर हवाई जहाज के इंजन को बनाते थे, उस दौरान वे चाहते थे कि इंजन की टेस्टिंग की जाए। वे टेस्ट करना चाहते थे कि अगर कोई पक्षी इंजन से टकरा जाता है तो इंजन को किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन वह इस तरह की टेस्टिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें एक जीवित पक्षी को इंजन की तरफ फेंक कर टेस्ट करना पड़ता, जिससे उस पक्षी की हत्या हो जाती। इस तरह की टेस्टिंग ना तो दुनिया भर के पक्षी प्रेमी करने देते और ना ही कानून इसकी इजाजत देता है। इसी समस्या को हल करने के लिए चिकन गन का आविष्कार किया गया। चिकन गन का आविष्कार पहली बार सन 1950 में किया गया। यह एक छोटी सी तोप जैसी होती है और इस गन में गोली नहीं बल्कि मरे हुए मुर्गे डाले जाते हैं और फायर कर दिया जाता है। फायर करते ही मरा हुआ मुर्गा बिल्कुल एक जीवित पक्षी की तरह हवाई जहाज के इंजन से जा टकराता है। इस तरह से इंजन की टेस्टिंग हो जाती है और अगर कोई पक्षी टकराया तो इंजन खराब तो नहीं होगा, यह टेस्ट करने के बाद ही इंजन को हवाई जहाज में लगाया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी जितने लोग चैनल पर आते हैं उनमें से 70 से 75% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।